कमरे में पंखा फुल स्पीड पर चल रहा था। प्रयाग में वैसे भी अप्रैल आते आते अच्छी खासी गर्मी पड़ने लगती है। मेज पर रखी संगीता सिंह जिला अधिकारी नेम प्लेट के नीचे दबे लिफाफे से झांकते फड़फड़ाते गुलाबी कागज पर संगीता की नजरें टिकी थी। कागज पर लिखे सुनहरे रंग के शब्द दूर से ही चमक रहे थे। सुप्रसिद्ध लोक गायक मंगल प्रसाद के सुरों से सजी संध्या में आप सादर आमंत्रित हैं। मंगल, यह नाम पढ़ते ही संगीता का दिल डूबने सा लगा। उसने अपनी कुर्सी की पीठ पर सिर टिकाकर आंखें बंद कर ली। पलकों के पीछे एक जाना पहचाना सा दृश्य उभरने लगा। दूर दूर तक फैला गंगा का कछार और किनारे बसा प्रयाग के नज़दीक ही कहीं छोटा सा उसका गांव। मंगल, यही तो नाम था उसका। 9-10 बरस का लड़का आकर जोर से संगीता के कंधों पर धौंस जमाता और उसके कानों में चिल्लाता, धप्पा। संगीता ने अचकचा कर आंखें खोल दी। सामने उसकी सेक्रेटरी किट्टू खड़ी थी। बोली, मैडम, आपका कल के लिए शेड्यूल बनाना था। कल सुबह आपकी मंत्री महोदय के साथ मीटिंग है, फिर दोपहर में एक आर्ट गैलरी के उद्घाटन में जाना है और फिर कल शाम 7 बजे से फोक सिंगर मंगल के कार्यक्रम में आप आमंत्रित हैं। आयोजकों ने डिनर के लिए भी रिक्वेस्ट की है। क्या कह दूं मैडम उनसे? ठीक है किट्टू, हम कार्यक्रम में तो जाएंगे, परंतु डिनर तक रुकेंगे या नहीं यह मैं बाद में देख लूँगी। संगीता ने अनमने ढंग से कहा। चलना, तेरी बाग से आम की कच्ची कैरियाँ तोड़े। 34 साल पुराना समय और फिर वही 9-10 बरस का लड़का सामने आ खड़ा हुआ। मैं नहीं खाती कच्ची कैरियाँ। माँ कहती हैं कच्ची कैरियाँ खाने से गला खराब हो जाता है। मेरा गला खराब हो गया तो मैं गाना कैसे गाऊंगी? 7-8 साल की नन्ही संगीता ने तुनक कर जवाब दिया। तेरी माँ को कैसे पता? क्या वे भी गाना गाती हैं? लड़के ने उत्सुकता से पूछा। गाती हैं ना, पर पापा से छिपकर, जब पापा दूसरे गांवों के दौरे पर जाते हैं तब। पता है, मेरी माँ बहुत सुरीला गाती हैं, बिल्कुल कोयल की तरह। संगीता हाथ और आंखें नचा नचा कर बोली। तुझे भी गाना पसंद है ना? लड़के ने पूछा। हाँ, बहुत। माँ कहती हैं कि मेरी तो सांसों में भी लय है, मेरी बातों में राग और मेरी आवाज़ में संगीत। इसीलिए तो उन्होंने मेरा नाम संगीता रखा है। तुझे तो गाने के बारे में सब बातें पता होंगी। तेरे पिताजी तो गायक है ना? संगीता की प्रश्न सूचक निगाहें मंगल के चेहरे पर टिकी थी। हाँ, मेरे तो खानदान में सभी को संगीत से बहुत लगाव है। मेरे पिताजी और मेरे बड़े चाचा चैती, फाग, मल्हार, कजरी जैसे लोकगीत गाते हैं। माँ तानापुरा बजाती हैं और छोटे चाचा पखावज बजाते हैं। बाप रे, इतने बड़े बड़े नाम! संगीता बोली। फिर दोनों खिलखिलाते रहे और गंगा के कछार पर दौड़ लगाते, एक दूसरे पर रेत उछालने लगे। कभी उस रेत का नन्हा सा घरौंदा बनाते। उस घरौंदे में एक कमरा संगीत के रियाज के लिए भी होता। संगीता के पिता ठाकुर कन्हैया सिंह गांव के जमींदार थे और सारे गांव में उनका बहुत रुतबा था। घर में 7 लोगों का परिवार साथ रहता था। कन्हैया सिंह, उनकी पत्नी प्रभावती, उनकी माँ शारदा देवी तथा 4 बच्चे, संगीता, उसकी छोटी बहन हेमा, मंझला भाई शुभम और छोटा यश। संगीता सबसे बड़ी होने के कारण अपनी उम्र से अधिक समझदार थी और माता पिता और दादी की सबसे अधिक लाडली भी। माँ प्रभावती ने संगीता को मंगल के पिता जगत प्रसाद जी के पास संगीत सीखने के लिए भेजना आरंभ कर दिया था। थोड़ी नानुकुर के बाद कन्हैया सिंह ने भी हामी भर दी थी, क्योंकि प्रभावती ने उन्हें यह समझाया था कि यदि संगीता भजन वगैरह गाना सीख लेगी तो उसका विवाह करने में आसानी होगी। अब सप्ताह में 3 दिन गांव की पाठशाला से लौटकर संगीता मंगल के घर संगीत सीखने जाने लगी।
मंगल की झोपड़ी के सामने बड़े से नीम के पेड़ के नीचे गोबर के लिपे पुते चबूतरे पर उनकी संगीत की पाठशाला लगती। मंगल के पिता जगत प्रसाद वहीं छोटे छोटे बच्चों को संगीत की शिक्षा देते, सुर साधना सिखाते। एक बार उन्होंने संगीता की माँ से कहा था, आपकी बिटिया के गले में तो सरस्वती माँ का वास है ठकुराइन, इसका संगीत का रियाज कभी मत छुड़वाइएगा। एक दिन ये संगीत की दुनिया का चमकता सितारा बनेगी। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। अब संगीता 12-13 बरस की हो चली थी। प्रभावती अक्सर उसे समझाती, अब तू बड़ी हो रही है बिटिया, ये लड़कों के संग खेलना कूदना तुझे शोभा नहीं देता। पाठशाला से सीधे घर आया कर, थोड़ा चूल्हे चौके का काम भी सीख। परंतु संगीता तो संगीता थी, हवा में गूंजती स्वर लहरियों जैसी उन्मुक्त, गंगा नदी की लहरों जैसी चंचल। उसका मन कभी अपनी कोठी में लगता ही नहीं था। बस पलक झपकते ही उड़न छू हो जाती। फिर तो वो आम के बगीचे में दिखती, या नीम के नीचे निबोरिया बीनती दिखती, या फिर गंगा के कछार में गीली रेत पर घरौंदा बनाते हुए। वो एक गर्मी की दोपहरी थी। आम के बगीचे में मंगल ने हमेशा की तरह संगीता की पीठ पर धौल जमाते हुए कहा, धप्पा। और फिर अचानक उसने संगीता के कंधे पर अपना चेहरा झुका दिया। संगीता के सारे शरीर में झुरझुरी सी दौड़ गई और सांसें धौंकनी सी चलने लगी। वह तुरंत भागकर अपनी कोठी के भीतर चली गई। उस दिन के बाद संगीता और मंगल के बीच प्रेम के बीज से नवा अंकुर फूटकर पल्लवित होने लगा। अब संगीत की कक्षा में दोनों एक साथ बैठने से कतराते, एक दूसरे से नजरें मिलते ही आंखों में मुस्कुराते और गंगा नदी के किनारे तेरी पर बैठ भविष्य के सपने बुनते। उन सपनों के धागे कभी चांदी से रुपहले होते तो कभी सोने से सुनहरे। वे अपने सपनों की चादर में अपने अरमानों के सितारे और प्रेम के चमकते जुगनू टांगते। जगत प्रसाद की पारखी आंखों से ये सब अधिक दिनों तक छिपा ना रहा। उस दिन जब संगीत की कक्षा समाप्त हो गई तो मंगल उठते हुए बोला, चल संगीता, तुझे तेरे घर तक छोड़ आऊं। जगत प्रसाद ने तुरंत कहा, बिटिया अब तू बड़ी हो रही है और समझदार भी। आज से तू अकेली घर जाया कर या अपनी माँ से कहकर अपनी सवारी बुलवा लिया कर। अब मंगल तुझे छोड़ने नहीं जाया करेगा। संगीता के जाने के बाद उन्होंने मंगल को समझाते हुए कहा, देख मंगल, मैं सब देख रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ। यह किशोरावस्था का आकर्षण है और कुछ भी नहीं। झोपड़ी में रहकर कोठी के सपने मत देख बेटा। कहीं ठाकुर साहब को पता चल गया तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। ठाकुर साहब हमें गांव छोड़ने पर विवश कर देंगे। फिर वही हुआ जिसकी जगत प्रसाद जी को आशंका थी। किसी ने संगीता और मंगल को साथ देखकर कन्हैया सिंह को खबर कर दी थी। उस दिन संगीता पर तो जैसे आसमान टूट पड़ा। कन्हैया सिंह अपनी पत्नी प्रभावती से दहाड़ते हुए बोले, देख लिया तुमने संगीत सिखाने का नतीजा। तुम ही इसको संगीत सिखाना चाहती थी ना। देखा कैसे उस नचैये गवैये के संग मुंह काला करके आ गई तुम्हारी लड़की। मेरी तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब मैं इसे पढ़ने के लिए शहर भेज रहा हूँ और सभी कान खोल कर सुन लो, कोई भी मेरे इस निर्णय पर उंगली नहीं उठाएगा। हेमा, शुभम और यश सहम कर दादी के पीछे छिप गए। संगीता रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, परंतु सभी ने जैसे अपने कानों में रुई भर ली हो। किसी ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। शहर में संगीता को छात्रावास में डाल दिया गया। संगीत छूटने से जैसे संगीता का मन ही मर गया। उसने स्वयं को पढ़ाई में झोंक दिया। वो दिन रात मशीन की तरह पढ़ाई में जुटी रहती, जहाँ केवल किताबें ही उसकी सखियाँ थीं। पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बनना ही उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य रह गया। इस बीच एक बार गांव आने पर दादी ने पूछा, ब्याह कब करेगी बिटिया? उम्र तो हो गई तुम्हारी। मुझे आईएएस बनना है दादी,
उसके बाद ही ब्याह के लिए सोचूंगी। हेमा, शुभम और यश भी अपनी अपनी स्कूली पढ़ाई के पश्चात अलग अलग शहरों में आगे की पढ़ाई कर रहे थे। साल पर साल बीतते जा रहे थे। संगीता का मंगल से संपर्क पूरी तरह से टूट गया था। उसने मंगल की यादों को भी अपने सीने में हमेशा के लिए दफन कर लिया। मंगल के प्रति उसका प्रेम सच्चा था, पवित्र था। इसीलिए उसने मंगल से पुनः कभी भी ना मिलने का निर्णय लिया। संगीता जानती थी कि यदि उसके पिता को पता चल गया कि वह और मंगल एक दूसरे के संपर्क में हैं, तो वे मंगल को जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसी बीच कन्हैया सिंह का अचानक सड़क दुर्घटना में देहांत हो गया। पिता के देहांत पर जब संगीता गांव आई तो उसे अपनी बचपन की सहेली से पता चला कि मंगल का परिवार गांव छोड़कर राजस्थान चला गया है, जहां के कण कण में लोक संगीत बसा है। मंगल के परिवार को वहां बहुत प्रसिद्धि मिल रही है। पिता की मृत्यु के पश्चात माँ प्रभावती बिल्कुल टूट गई थी और दादी ने भी खाट पकड़ ली थी। खेतों पर भी बटियादारों द्वारा कब्जा हो गया था और पैसों की तंगी के कारण घर चलाना मुश्किल हो रहा था। संगीता का सिविल सेवा परीक्षा का वह चौथा प्रयास था। वो दिन रात कड़ी मेहनत कर रही थी कि इस बार तो वो सिविल सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण कर ले। एक दिन वो लाइब्रेरी से लौट रही थी कि उसे माँ की चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था, बिटिया संगीता, शादी विवाह समय पर हो जाए तो सही रहता है। तुम ना जाने क्या मन में पाले बैठी हो। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, मेरी भाभी के मायके की तरफ का। अगले रविवार को लड़के वाले आ रहे हैं, तुम भी आ जाओ। तुम्हारा विवाह हो जाए तो आगे हेमा का भी विवाह करना है। दोनों बेटियों का विवाह कर लूं तो गंगा नहाऊं। मंगल के प्रेम में रची बसी संगीता इस बार माँ को कुछ न कह पाई। उसे तो ये भी नहीं पता था कि इतने साल बीत जाने के बाद मंगल उससे प्रेम करता भी है या नहीं। उसने अपनी सखियों से सुना भी था कि लड़के तो निर्मोही होते हैं, आज किसी से प्रेम तो कल किसी दूसरे से। दिल देने में माहिर होते हैं ये दिल फेंक किस्म के लड़के। मंगल भी ऐसा ही हो, क्या पता। रविवार का दिन था। माँ के कहने पर संगीता ने माँ की ही हल्की क्रीम कलर की साड़ी पहनी थी। हल्के कलर की साड़ी में उसकी सांवली सी रंगत और खिलाई थी। आईने में स्वयं को देखकर इतराई थी संगीता। सांवला सलोना सा रूप, तीखे नयन नक्श और लंबी छरहरी काया। लड़के वालों के सामने जब वो चाय लेकर गई तो उसने देखा कि होने वाले दूल्हा और हेमा आपस में बातें कर रहे हैं। अल्हड़ सी हेमा चिड़िया की तरह चहक रही थी, इधर उधर फुदक रही थी। थोड़ी ही देर में परिणाम सामने था। लड़के वालों ने संगीता के स्थान पर हेमा को पसंद कर लिया था। लड़के की माँ बोली थी, माफ़ कीजिए बहन जी, हमें तो अपने बेटे के लिए गोरी लड़की चाहिए। आपकी संगीता का तो रंग बहुत दबा हुआ है। हम हेमा के साथ अपने लड़के का रिश्ता करना चाहेंगे, संगीता के साथ नहीं। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। समय की गति जैसे थम गई। तभी दादी ने नीरवता तोड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, आपको हेमा पसंद है तो हम हेमा का विवाह आपके लड़के से करा देंगे। हेमा भी अब विवाह लायक है ही। संगीता हेमा को दुल्हन बनते देखती रही। हेमा के साथ ही उसका दुल्हन बनने का सपना भी जैसे विदा हो गया। उसी साल संगीता का आईएएस में चयन हो गया। फिर कभी दादी या माँ ने संगीता को विवाह करने के लिए नहीं कहा। संगीता ने घर का पूरा बोझ अपने कंधों पर उठा लिया। उसकी आमदनी से ही घर चलने लगा। नौकरों चाकरों की आदत संगीता को कम, उसके घर वालों को अधिक पड़ने लगी। सभी की सुसुप्त इच्छाएं एक बार पुनः जाग उठी। माँ को महंगी साड़ियाँ भाने लगी और शुभम और यश को ब्रांडेड कपड़े और मोटरसाइकिलें। बड़ी मेहनत से संगीता ने शुभम को इंजीनियर बनाया।
और यश को विदेश पढ़ने भेजा। आज सभी के विवाह हो चुके हैं, सभी अपने अपने परिवारों के साथ खुश हैं। दादी को गुजरे हुए 5-6 वर्ष बीत चुके हैं। माँ प्रभावती संगीता के साथ ही रहती हैं। संगीता के बालों में चांदी झांकने लगी है, शरीर भी थोड़ा भर गया है, परंतु चेहरे का लावण्य ज्यों का त्यों है। मैडम, चाय बना दूं? क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपका चेहरा उतरा सा लग रहा है, किट्टू ने पूछा। किट्टू की आवाज़ से संगीता अपने अतीत की पुस्तक बंद कर वर्तमान में लौट आई। इतने सालों से साथ काम करते करते किट्टू भी संगीता के लिए सेक्रेटरी कम और सखी ज़्यादा हो गई थी। हाँ बना दो, और हाँ, माँ के लिए कल सवेरे की दिल्ली की फ़्लाइट का टिकट बुक कर दो, उन्हें मौसी के यहाँ किसी शादी में जाना है। चाय का घूंट भरते हुए संगीता के सामने मंगल का चेहरा उभर आया। वही 16-17 बरस का पतली सी मूंछों वाला मंगल, जिसकी बोलती सी भूरी आंखों में डूब जाने का मन करता था संगीता का। सुन, यदि मैं कुछ दिन तुझसे ना मिलूं तो क्या तू मुझे भूल जाएगी? गंगा के कछार पर बैठे हुए एक दिन मंगल ने उससे पूछा था। हाँ बिल्कुल, कहते हुए वो जोर से खिलखिला पड़ी और मंगल का मासूम सा चेहरा रुआंसा हो आया था। पर मैं तो तुझे जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, ब्याह करूंगा तो सिर्फ तुझसे, मंगल ने अपनी हथेलियों में उसका चेहरा लेते हुए कहा था। चल झूठे, कहते हुए संगीता ने शरारत से अपना मुंह बिचकाया था और फिर ना जाने क्या सोचकर उसने उचकते हुए मंगल के कपोलों पर अपने प्रेम की नन्ही सी मुहर लगा दी थी। उस समय डूबता सूरज जाते जाते 2 पल को ठिठक गया था। सांझ अधिक सिंदूरी हो उठी थी और वक्त अपनी सांसें रोक कर थम गया था। क्या सोच रही हैं मैडम? आपकी चाय ठंडी हो रही है। किट्टू ने फिर उसे वर्तमान के कठोर धरातल पर ला पटका था, जहाँ ना तो मोगरे से महकते बचपन की सुगंध थी और ना ही गुलाब से महकते कैशोरी की मादकता। घड़ी की सुइयों के साथ समय अगले दिन में प्रवेश कर चुका था। माँ सुबह सुबह ही एयरपोर्ट के लिए निकल गई थी। दिन में मंत्री महोदय के साथ मीटिंग काफ़ी अच्छी रही थी। मंत्री भी संगीता के काम करने के तरीके से बहुत प्रभावित थे। वैसे भी प्रयागराज जैसे शहर का जिलाधिकारी होना कोई मामूली बात नहीं थी, जिसमें हर दिन उसका अलग अलग पार्टियों के नेताओं से आमना सामना होता रहता था। सभी से अच्छे संबंध बनाकर रखना संगीता को भली भांति आता था। दिन भर रह रहकर संगीता को मंगल का ख्याल आता रहा, जबकि उसे ये भी ठीक तरीके से पता नहीं था कि ये वही मंगल प्रसाद है अथवा नहीं। उसके मन में मंगल के लिए कोई बेचैनी या तड़प नहीं थी, बस एक उत्सुकता भर थी कि वो अब ना जाने कैसा दिखता होगा। उसने विवाह कर लिया होगा तो उसकी पत्नी भी साथ आई होगी, ना जाने उसके परिवार में कौन कौन होगा। आर्ट गैलरी के उद्घाटन का कार्यक्रम समाप्त होते होते शाम के 6 बज गए थे। मंगल का कार्यक्रम आरंभ होने में अभी भी 1 घंटा शेष था, इसलिए संगीता ने ड्राइवर से अपनी सरकारी गाड़ी घर की ओर मोड़ने के लिए कहा। घर पहुंचकर उसने हल्के पीले रंग की हरे बॉर्डर वाली अपनी मनपसंद साड़ी निकाली। फिर अचानक ही नन्हा सा मंगल टपक पड़ा। तो ये पीले रंग की फ्रॉक में कितनी प्यारी लगती है, ये रंग बहुत जचता है तुझ पर। हाँ मालूम है मुझे, माँ कहती हैं कि सांवली रंगत पर हल्के रंग ही फपते हैं। कुदरत ने मुझे सांवला रंग क्यों दिया मंगल? मैं हेमा जैसी गोरी चिट्टी क्यों नहीं हूँ? उस समय संगीता ने यह मासूमियत भरा प्रश्न किया था। वो नहीं जानती थी कि एक दिन यह सांवला रंग ही उसकी ज़िंदगी बदल देगा। ऐसा नहीं था कि अब संगीता की जीवन में कोई कमी थी, सब कुछ तो था उसके पास, नाम, पैसा, इज्जत, शोहरत। बस नहीं था तो एक अपना कहने वाला परिवार। उसके भाई बहन और यहाँ तक कि माँ को भी बस उसके पैसों और शोहरत से लगाव था, इससे अधिक कुछ नहीं। उसके भतीजे भतीजियाँ भी
रोज अपनी फरमाइशों की सूची उसके पास भेजा करते कि बुआ मुझे बैटरी वाली डॉल चाहिए या बुआ मुझे लाइट वाली साइकिल। संगीता जब भी अपनी सहेलियों और हम उम्र औरतों को अपने पति और बच्चों के साथ देखती तो उसके कलेजे में एक हुक सी उठती। फिर वो सब कुछ भूलकर अपने काम में जुट जाती। जब संगीता मंगल के कार्यक्रम वाले आयोजन स्थल पर पहुंची तो हाल खचाखच भर चुका था। भीड़ देखकर संगीता को एक सुखद आश्चर्य भी हुआ कि आज पॉप के संगीत के जमाने में भी लोग लोक संगीत को इतना पसंद करते हैं। आयोजकों ने आगे बढ़कर संगीता का स्वागत किया और उसे स्टेज के सामने सबसे आगे वाली कतार में ले जाकर बिठा दिया। संगीता की नज़रें स्टेज पर टिक गई। स्टेज के बीचों बीच नीले सिल्क के कुर्ते और सफ़ेद पजामे में मंगल खड़ा था। वैसी ही पतली मूछी और करीने से कढ़े हुए बाल। हाँ, उसके भी बालों में चांदी ने घर बना लिया था। उम्र के साथ मंगल का गोरा रंग और भी निखर आया था। संगीता को कार्यक्रम का आरंभ दीप प्रज्वलित कर स्टेज पर आमंत्रित किया। जब संगीता स्टेज पर चढ़ी तब मंगल की नज़रों से उसकी आंखें जा मिली। मंगल की आंखों में आश्चर्य व प्रसन्नता के मिले जुले से भाव उभरे और वो बोल पड़ा, अरे तुम मेरा मतलब संगीता जी आप यहाँ? मुझे जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि आपसे यहाँ मुलाकात हो जाएगी। संगीता ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस मुस्कुरा कर रह गई। दीप प्रज्वलन के बाद वो अपने स्थान पर आकर बैठ गई। स्टेज से उतरते समय मंगल की निगाहें अपनी पीठ पर चिपकी हुई सी महसूस हुई उसे। कार्यक्रम के दौरान उसे लगता रहा कि जैसे मंगल उसे देखकर ही गा रहा हो। मंगल के गीतों में वो स्वयं की कल्पना उस विरहन नायिका की तरह करती रही जिसका पति परदेश चला गया है, या फिर जिसका प्रेमी या पति हरी चूड़ियाँ लाने का वादा करके देश की सीमा पर शहीद हो गया है। दर्शक भी मंगल की जादुई आवाज़ में डूबकर लोक संगीत की पावन सुरीली सुरम्य धारा में सराबोर होते रहे। मंगल के हर गीत की समाप्ति पर पूरा हाल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा। संगीता का मन भी ये सोचकर गर्व की अनुभूति में डूबता उतराता रहा कि वो उस मंगल को बचपन से जानती है, प्रेम करती है, जिसकी आवाज़ की सारी दुनिया दीवानी है। कार्यक्रम लगभग 2.5 घंटे तक चला। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात वहां उपस्थित पत्रकारों ने मंगल को घेर लिया। संगीता भी वापस घर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। हालांकि आयोजक उससे रात्रि का भोजन करके वापस जाने का आग्रह करते रहे, परंतु संगीता वहां से भाग जाना चाहती थी, अपने आप से भाग जाना चाहती थी। दरअसल वो मंगल का सामना नहीं करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि अतीत की जिन मृत प्रायः यादों को उसने किसी अंधेरी गुप्त कोठरी में कैद कर रखा है, वे उस कोठरी से निकलकर पुनः जीवित हो जाएं। तभी किसी पत्रकार के शब्द उसके कानों से टकराए, मंगल जी, आपने अभी तक विवाह क्यों नहीं किया? क्या आपको अभी तक कोई भी ऐसी स्त्री नहीं मिली जो आपकी जीवन संगिनी बन सके? मंगल ने तिरछी नज़रों से संगीता की ओर देखा, जैसे वे नज़रें बस उड़ती हुई सी संगीता को छू कर निकल गई हों। फिर बोला, संगिनी तो मिली थी, परंतु वो मेरी जीवन संगिनी ना बन सकी। संगीता तेज कदमों से हॉल के बाहर चली आई और अपनी गाड़ी में बैठ गई। उसकी गाड़ी घर की ओर तेजी से भाग रही थी। आसपास के मकान, पेड़ पौधे, दुकानें, सब कुछ पीछे छूटता जा रहा था। ठीक वैसे ही जैसे संगीता अपने बचपन से लेकर अब तक के बिताए पलों को पीछे छोड़कर आगे निकल जाना चाहती थी। उसके मन में भावनाओं का ज्वार उफान मार रहा था, जिनमें लहरों की तरह हजारों सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे कि ओह, तो अभी तक मंगल ने भी विवाह नहीं किया है। मैं क्यों उसके प्यार की गहराई नहीं समझ पाई? मैंने क्यों बीते इतने सालों में मंगल की कोई खोज खबर नहीं ली? मंगल ने भी कभी मुझे ढूंढने या मिलने का प्रयास क्यों नहीं किया?
क्या हमारा प्रेम इतना उथला था? क्या अब भी साथ साथ हमारा कोई भविष्य हो सकता है? मैं क्यों अब मंगल का सामना नहीं करना चाहती? घर पहुंचकर संगीता ने कपड़े बदले और अपने मनपसंद शास्त्रीय गायक मोहन जोशी की सीडी अपने लैपटॉप पर लगा दी। जब भी उसका मन उद्विग्न होता तो शास्त्रीय संगीत न केवल उसके मन को शांत करता बल्कि उसे सुकून भी पहुंचाता। पंडित जी की आवाज़ में सुकून की संगीत लहरियां पूरे घर में गूंजने लगी। तभी संगीता के इंटरकॉम फोन की घंटी बजी। फोन उठाने पर उसके बंगले पर तैनात दरबान ने बताया, मैडम जी, कोई मंगल नाम के सज्जन आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने उनसे कहा भी कि हमारी मैडम इतनी रात गए किसी से नहीं मिलती, परंतु वे यहाँ से जाने को तैयार ही नहीं हैं। कह रहे हैं कि मैडम से बिना मिले नहीं जाऊँगा। ठीक है, अंदर आने दो उन्हें, कहकर संगीता ने फोन रख दिया। संगीता का हृदय उसी किशोरी कन्या की तरह जोर जोर से धड़कने लगा जो अपने घर वालों से छिपकर अपने प्रेमी से मिलने जा रही हो। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने दरवाज़ा खोला। संगीता और मंगल दोनों ने एक दूसरे को भरपूर नज़रों से देखा। चुपचाप एकटक, जैसे सालों के बिछोह के बाद आमने सामने होने पर दोनों की नज़रें तृप्त हो जाना चाहती हूँ। उन पलों में समय वैसे ही ठहर गया जैसे किसी झील का ठहरा हुआ पानी। मंगल ने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, इतने सालों बाद तुम्हें देखकर मैं कितना खुश हूँ, बता नहीं सकता। मैं तो तुमसे मिलने की उम्मीद ही छोड़ बैठा था। मुझे लगता था कि तुम्हारी शादी हो गई होगी और तुम अपनी गृहस्थी में मस्त मगन होगी। आज पता चला कि तुमने भी मेरी तरह शादी नहीं की। तो डीएम साहिबा, क्या अपने घर के अंदर नहीं बुलाओगी? हम यूं ही दरवाजे पर खड़े खड़े ही बात करेंगे। रात बहुत हो चुकी है मंगल, हम कल बात करेंगे, संगीता ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। परंतु मुझे तो अभी ही तुमसे ढेर सारी बातें करनी हैं। तुम्हारे साथ अपने भविष्य के सपने सजाने हैं। हम दोनों ने ही इतने साल तक एक दूसरे का इंतजार किया है। अब हमें अपनी ज़िंदगी एक साथ बिताने पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। संगीता, सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं तुम्हारे समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। क्यों ना हम जल्द से जल्द विवाह बंधन में बंध जाएं? तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझसे विवाह करोगी ना? मंगल ने संगीता की आंखों में झांकते हुए कहा। संगीता ने देखा, बाहर बरामदे में लगे लैंप पोस्ट की रोशनी में मंगल की आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी। भोली निश्चल सी आंखें जिनमें संगीता के लिए प्रेम छलका पड़ रहा था। संगीता ने अपनी नज़रें झुका ली। उम्र के जो बसंत बीत जाएं, वे दोबारा नहीं लौटा करते मंगल। ये सच है कि मैंने भी तुम्हें टूट कर चाहा है। अपनी कल्पनाओं की दुनिया में ना जाने कितनी बार मैं तुम्हारी दुल्हन बनी हूँ और तुम मेरे प्रियतम। परंतु जिस संगीत ने हम दोनों को जोड़ा था, वो संगीत ही मेरे भीतर अब सूख चुका है। अब इस पतझड़ के मौसम में बहारें दोबारा नहीं आ पाएंगी। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। ये क्या कह रही हो संगीता? तुम तो ऐसी नहीं थी। तुम इतनी निष्ठुर कैसे बन सकती हो? मंगल की आवाज़ भावुकता में बहकर लड़खड़ाने लगी। निष्ठुर मैं नहीं, हमारी नियति है मंगल। अब तुम जाओ, मुझे सोना है, कहकर संगीता ने दरवाज़ा बंद कर दिया और दरवाजे पर पीठ टिकाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों से गंगा जमुना बह निकली। संगीता के मन के भीतर समाई लड़की का मन हुआ कि वो दरवाज़ा खोल कर देखे कि मंगल वहीं खड़ा है या चला गया। वो दौड़कर मंगल के सीने से लग जाए और कहे कि हाँ मंगल, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ, तुम्हारी बाहों में मरना चाहती हूँ। मगर तुरंत ही उस प्रेम में पगी हुई लड़की का स्थान जिलाधिकारी संगीता ने ले लिया। घर में पंडित मोहन जोशी की आवाज़ में राग मल्हार गूंज रहा था और संगीता की आंखों से आंसुओं की बरसात लगातार हो रही थी। कुछ प्रेम अधूरे शब्दों में ही पूरे होते हैं। तो बस
आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।